सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, आपका रिवीजन एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा होगा और मैंने जो भी वीडियोस आपके लिए बनाया है वो आपने देख लिया होगा। आपका पहला एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका हमने पेपर डिस्कशन कर लिया है। बहुत इजी पेपर आया था और जैसा मैंने कहा था उसी ग्रामर का स्ट्रक्चर में ही आया था। आई होप आपने वो स्ट्रैटेजी फॉलो किया होगा। मैंने आप सबका कमेंट भी पढ़ा था पहला एग्जाम रिलेटेड। जो लोग को मैंने जो एडवाइस दिया था वो लोग फॉलो भी किए और कुछ लोग फॉलो नहीं किए तो उनका ऐसे इनकम्प्लीट रह गया। बहुत लोग तो ऐसे एक पेज का भी लिख के आए हैं, बट जो हुआ सो हुआ। आपको स्ट्रेटजी बताया गया था, आप उसको फॉलो नहीं किए या एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो एक अलग विषय है। बट इतना समझना कि जो भी एडवाइस आपको दिया जाता है वो आपके बेनिफिट के लिए होता है, आपके बेटरमेंट के लिए होता है। आपको उसको बस एग्जीक्यूट करना होता है। अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे देन उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा, जो कि है इंग्लिश लिटरेचर। उसके रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं। सो अगर आप चैनल पे नए आए हैं और आपको एग्जामिनेशन देना है अभी कुछ ही दिनों में, आई थिंक 20 तारीख को है, राइट। सो अगर 20 तारीख को अगर आपको एग्जामिनेशन देना है और अभी आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सो मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के रखे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी रखा है विद आरटीसी एंड इंपॉर्टेंट डायलॉग्स। दिल से बोल रहा हूँ, कोई क्लिकबेट नहीं है, कोई फालतू का झूठ नहीं बोलता, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी चाहूँ तो कोई एक फ्लैशी थंबनेल आपके लिए लगा देता जिससे कि मुझे व्यू मिलता, पर वैसा करने का ना ही मेरा कभी नियत था, है ना रहेगा। तो इसलिए मैं आपको सिंपल एक चीज कह रहा हूँ कि मैं जब भी कोई भी आरटीसी लेके आ रहा हूँ, आप बस वो आरटीसी कर दीजिए और उसके बाद में जाके एग्जाम तक भी मत रुकिए। एक बार मैंने जो आरटीसी कराया है एक बार वो आरटीसी कर दीजिए और वो पूरा सीन रिलेटेड कोई सा भी आप अटेंड करने का कोशिश कीजिए, कोई भी क्वेश्चन। अगर आप वो अटेंड नहीं कर पाएंगे देन आप मुझे कहना कि हाँ सर आप गलत बोल रहे थे, मैं आपका सीन पढ़ा किया पर नहीं अटेंड कर पाए। मैं जानबूझ के आपके लिए ऐसा सीन बना के ला रहा हूँ, वैसे क्वेश्चंस मैंने खुद बना के लाए हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। और मैं इसलिए बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पहली बार यूट्यूब में ऐसा हो रहा है मेरे द्वारा। क्योंकि इससे पहले मैं ऑफलाइन में, ये हर बार हमारा हर साल का काम है, हम क्वेश्चंस बनाते हैं और एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस रेप्लिकेट होके बोर्ड में भी आते हैं। सो आप अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चीज को फॉलो कीजिए, जो भी मैंने आपके वीडियोस बनाए हैं उसको आप देखिए, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। अभी तक इन टोटल अगर सिर्फ जूलियस सीजर का बात किया जाए तो मैंने जूलियस सीजर स्पेसिफिक आई थिंक 9 वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है। इस 9 वीडियोस में मैंने टोटल 12 ठो आरटीसी करा रखे हैं। कितना आरटीसी कर रखे हैं? टोटल 12 आरटीसी कर रखे हैं, ठीक है। और ये 12 आरटीसी जब हम लोग किए हैं, ये पूरा आपका एक्ट 3 से एक्ट 5 तक पूरा कवर हो रहा है सारा। और यहाँ पे भी देखना इतने सारे इंपॉर्टेंट सीन्स आपके लिए लाए गए थे और उस इंपॉर्टेंट सीन्स में इंपॉर्टेंट डायलॉग से सिलेक्टेड डायलॉग्स आपके लाए गए जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आने के चांसेस है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर अभी नए हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मैंने जूलियस सीजर 2026 के नाम पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है और उसमें आपके लिए सारी ये चीज प्रैक्टिस करने को है। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो ये आप समझ सकते हैं। दूसरा चीज, मैंने पोएट्री के लिए वन शॉट एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 2 पोएट्री को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक है द हॉन्टेड हाउस, ठीक है, और एक वो क्या नाम था यार, हाँ, व्हेन द ग्रेट ट्री फॉल्स, ठीक है। इन दोनों को मैंने पूरा अच्छी तरीके से पूरा मैंने समझाया है, पूरा स्टैंजा समझाया है, पूरा पोएम समझाने के बाद इसमें से इंपॉर्टेंट आरटीसी मैंने किया है। आप ये खुद एग्जाम में देख लेना कि इन्हीं आरटीसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। एक आपका पोएम छूट गया था, वो म्यूजिक वाला एक चैप्टर है, ठीक है। वो बहुत ही द पावर ऑफ म्यूजिक, वो बहुत ही ज्यादा मतलब इजी है, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। बहुत लोग रिक्वेस्ट किए, देखते हैं अगर टाइम होगा तो बना देंगे, नहीं बनाएंगे तो भी कोई लॉस है नहीं। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर फॉलो करना वैसे ही इसका आएगा, ठीक है। आपको 2 ठो प्ले में से क्वेश्चन आएगा, 2 स्टोरी में से, 2 पोएम में से, इसमें से मिला के आपको एक यहां से करना है, एक इधर से करना है, एक इधर से करना है और इन सब में मिला के एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है। तो टोटल 4 को आपको 16 मार्क आरटीसी करना है और आपको वहां पे जो एमसीक्यूज आएंगे वो एमसीक्यू कितने तो आएंगे? 16 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से
6 एमसीक्यू आपका जूलियस सीजर का आएगा और 10 एमसीक्यू आपका स्टोरी और पोएम में से आएगा। जो 10 एमसीक्यू आएगा उसमें से 5 स्टोरी में से होगा और 5 पोएम में से होगा, मतलब 1 चैप्टर ईच। ये मैंने आपको डिटेल वीडियो वैसे बना के रखा था, आप उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने वो प्रेडिक्शन कर रखे हैं कौन से चैप्टर आएंगे नहीं आएंगे बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज एंड पास्ट ट्रेंड, एकदम इजी है, उसको भी फॉलो करते हुए जाइए, आपका आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अभी इसका डिटेल स्ट्रेटजी और टाइम के ऊपर मैं एक वीडियो ले आऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। बट आज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम लोग का जूलियस सीजर का 10वां वीडियो होगा, जिसमें हम आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 आरटीसी कंप्लीट करेंगे। सो हम लोग का इन टोटल आज के वीडियो के बाद में 10 वीडियोस और 15 आरटीसी हो जाएंगे। जो इसको करके जाएगा एग्जाम्स में देखना, उसका ही बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, इतना तक समझ में आया। सो आज करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट और आप इसमें बने रहिए, आपको इसमें जरूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज क्या करते हैं, आरटीसी नंबर 1। सो आज टोटल 3 आरटीसी करेंगे। उन 3 आरटीसी में से पहला आरटीसी आपका ये है, जहां पे मैंने आपको सीन हटा दिया, कौन सा सीन से आया है, कौन इसका स्पीकर है, सारा हटा दिया, ताकि मैं अभी आप देख के पता कर लो कि क्या आप ये लोकेट कर पा रहे हो कौन सा सीन है। अगर सच बोलना अगर कर पा रहे हो मतलब आपका रिवीजन एकदम स्ट्रांग है। अगर नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सा लाइन का है, कौन किसने कहा, कौन सा सीन का है, तो आपका रिवीजन अभी भी लैग कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, हमें पूरा पता चलना चाहिए। अगेन 2 चीज जानना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये तो चीज हमें स्पीकर के साथ में एग्जाम में लिखा जाता है और हमें कौन सा सीन का भी है वो भी बताया जाता है। वही तो बात है, सब चीज आपको दिया जा रहा है तो आपको दिमाग में रख ही नहीं रहे हो, आपको उसको याद कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, याद करोगे तो आपका इस चैप्टर पे बहुत जो प्ले है इस पे कमांड एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है, क्योंकि देखो यार शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ, ऐसे ही डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और ऊपर में एग्जाम का बस स्ट्रेस पड़ेगा आपका। आप सीधा एक्सीलेंस के पीछे जाओ, सारा चीज पढ़ के ऐसे जाओ जैसे मैं मेरे स्टूडेंट लोग को बोलता हूँ, लोग चैलेंज करते हैं पूरा। जब भी लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप अगर उनको अपने दोस्त को बोलना, ऐसे पूरा पकड़ा देना कि ले एक्ट 3, 4, 5 में से तू मेरे को बस 1 लाइन बोल, 1 या 2 लाइन कहीं से भी बोल, मैं उसको पूरा डिटेल खोल के दे दूंगा। अगर आप ऐसे कर सकते हो दैट मीन्स आपको मतलब कोई बोलने का दरकार ही नहीं है, आप तो मतलब अलग ही लेवल पे चल रहे हो, आपको सारा चीज याद अच्छी तरीके से है, रटना नहीं है। आपने इतनी अच्छी तरीके से उसको पढ़ा है कि आपको पूरा डिटेल में याद है कि ये लाइन किसने किसको कहां कब क्यों कैसे सब कुछ कहा था। ठीक है, चलो तो ये वाला क्या लिखा देखो, द सन ऑफ रोम इज सेट, आवर डे इज गॉन, क्लाउड्स ड्यूज एंड डेंजर कम, आवर डीड्स आर डन, मिस्ट्रस्ट ऑफ माय सक्सेस हैड डन दिस डीड। ये है हमारा पहला आरटीसी। इसका बैकड्रॉप और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं बता दूं, ये है हमारा एक्ट 5 सीन 3 से। ठीक है, अब ये एक्ट 5 सीन 3 से है और ये वो वाला सीन है जहां पे एक्ट 5 सीन 3 में क्या होता है, केशियस का डेथ होता है। यहां तक तो हमें पता है, केशियस का जब डेथ हो जाता है तो उसका डेड बॉडी को देख के ये लाइन कहा जाता है। सो यहां पे ये लाइन कहा किसने, ये लाइन कहा टिटिनियस ने। क्लियर है, समझ में आया, ये लाइन कहा टिटिनियस ने। और टिटिनियस एंड मेसला वहां पे थे और वो लोग देख के डेड बॉडी केशियस का ये बात कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, द सन ऑफ रोम इज सेट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोम का जो सूर्य है वो अस्त हो चुका। सो यहाँ पे ये जो लाइन है ये मेटाफोरिकल तौर पे कंपैरिजन किया गया है। सो ये मेटाफर है। ठीक है, यहाँ पे सन ऑफ रोम किसको कहा गया है, मैं यहाँ पे नीचे कर दे रहा हूं, सन ऑफ रोम, सन ऑफ रोम यहाँ पे कहा गया केशियस को, ध्यान से समझना। अब केशियस को किसके साथ तुलना किया गया है, केशियस को सन के साथ तुलना किया गया है। मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी हम किसी के साथ तुलना कर रहे हैं मतलब इन दोनों में कुछ कॉमनैलिटी होना चाहिए, कुछ कॉमन चीज होना चाहिए, तभी हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में कुछ कंपैरिजन मतलब कुछ कॉमन होगा तभी तो इसको कंपैरिजन किया गया। क्या कंपैरिजन है, यह लाइफ एंड होप का, जैसे सन के वजह से, सन के रहने की वजह से लाइफ और होप या उम्मीद का वो सिंबल है, क्योंकि उसकी वजह से सारा पृथ्वी चल रहा है। सन गया देन कहानी खत्म। हमें तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता है, एनवायरनमेंट वगैरह में पढ़ रखे हैं। तो उसी तरीके से लाइफ और होप देने वाला ह्यूमंस को कौन है, सन। उसी तरीके से केशियस भी लाइफ और होप देता है, मगर जैसे सन मदद कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, ह्यूमंस को या फिर सारे लिविंग बीइंग्स को, लिविंग बीइंग्स को। ठीक है,
उसी तरीके से केशियस का ये कंट्रीब्यूशन या उसका मेयर प्रेजेंस, उसका बस रहना किसको स्ट्रेंथ, किसको लाइफ और होप देता है, उसका कॉन्स्पिरेसी को। कॉन्स्पिरेसी, देखो कॉन्स्पिरेसी हम तब कह रहे हैं जब हम जूलियस सीजर के एंगल से देख रहे हैं। अगर आप अपने को जूलियस सीजर का पार्टी समझ रहे हो तो इसको कॉन्स्पिरेसी कहोगे, वरना इनके नजर में क्या है, ये एक अच्छा स्ट्रगल है, ये लोग अच्छा एक गुड स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रगल और कॉन्स्पिरेसी को होप देने वाला कौन था, केशियस। इंसानों को होप और लाइफ देने वाला कौन है, सूरज। तो एक तरफ केशियस जो कि कॉन्स्पिरेसी को होप दे रहा है, उनका स्ट्रेंथ बनाए, एक तरफ सन सूरज जो कि इंसानों के लिए होप और ताकत बन के मतलब आता है। इसलिए इन दोनों को कंपैरिजन किया गया और मेटाफर कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहना कि सन, अच्छा यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे कहना कि सन का सेट हो जाना, इसका मतलब ये कह रहा है कि केशियस का डेथ होना। ध्यान से समझना, केशियस का डेथ होना, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो रोम का जो सूरज है वो अस्त हो चुका, हमारे दिन अब गए, आवर डे इज गॉन। तो यहाँ पे जो लिखा है आवर डे इज गॉन, यहाँ पे आवर डे मतलब किसको रेफर किया गया है, मतलब कि इनका डे ऑफ स्ट्रगल, डे ऑफ स्ट्रगल, हमारे जो स्ट्रगल, अभी ये देखो ये स्ट्रगल यहाँ पे नेगेटिव वे में नहीं गया कि हम नेगेटिवली स्ट्रगल कर रहे और अच्छा दिन आ गया, नहीं। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारा जो राज था, राज इन द सेंस कि हमारा जो पावर था, हमारा जो सपना था वो अब जा चुका, हम जो करने के लिए सोच रहे थे वो अब नहीं होने वाला। आवर डे इज गॉन, क्लाउड्स, ड्यूज एंड डेंजर्स कम। तो यहाँ पे तीन चीज को बताया गया है, क्लाउड्स, ड्यूज और डेंजर्स। ये तीनों को मैं नीचे लिख दे रहा हूं, देखो कैसे समझाया गया, देखना, क्लाउड्स, ड्यूज और एक बोला गया था डेंजर, ठीक है। ये तीनों, ये याद रखना, ये तीनों तो क्लाउड मतलब बादल, ड्यू मतलब जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा ओस जैसा रहता है वो, और डेंजर मतलब खतरा। सो ये एक नेचर के तौर पे हमें इसका मीनिंग तो पता है, ठीक है। नेचर के तौर पे ये तीनों चीज इसका मीनिंग हम यूज कर सकते हैं कि हमारा सन चलेगा मतलब लाइफ से हमारा होप चलेगा तो अब क्लाउड आने वाला है। मगर इन लोग इससे वो सिंबॉलिक मीनिंग क्या दर्शाना चाहते हैं, क्लाउड से क्या दर्शाना चाहते हैं, क्लाउड से वो दर्शाना चाहते हैं डार्कनेस, कि अब हमारा जिंदगी में डार्कनेस आएगा, क्योंकि सन चला गया तो अंधेरा आता है ना, तो इसीलिए वो बोला है कि अब क्लाउड्स, क्लाउड मतलब वो बादल, लिटरली अभी का जैसा सेंस में ले लेना, प्ले का सेंस में वो लिया गया, और क्लाउड का आना मतलब जिंदगी में अंधेरा छाना, तो इसलिए डार्कनेस बोला गया। ड्यू को यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, ड्यू मैंने कहा ना थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में वाटरी फॉर्म में होता है, तो ये रियल लाइफ में ह्यूमन में कैसे कंपैरिजन किया गया, ये उसको कहा गया टीयर्स। तो टीयर्स या सॉरो, तो जीवन में जो दुख है जिससे कि हमारा आंसू निकल रहा है, और ये डब्ल्यू है भाई, पहले बता रहा हूं, फिर मत बोलना कि स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो टीयर्स या सॉरो बोला गया किसको, ड्यूज को। अब डेंजर मतलब जैसे नेचर में डेंजर आता है क्या, जो नेचुरल कैलामिटीज आते हैं, राइट, उसी हिसाब से यहाँ पे भी जो इमिनेंट थ्रेट है, जो डेंजर है उनके लिए, वो उसका बात कर रहे हैं। अभी ये आप कॉन्स्पिरेटर्स के लेवल पे समझना, कॉन्स्पिरेटर्स के लेवल पे, नेचर के लेवल पे तो हमें ये तीनों समझ में आता है कि क्लाउड, ड्यू और डेंजर क्या होता है, मगर कॉन्स्पिरेटर्स के लेवल पे, ह्यूमन लेवल पे क्या, डार्कनेस अभी आएगा, अभी उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, अभी उनके लिए टीयर्स और सोरो के टाइम है, क्योंकि उनका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर, वन ऑफ द क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर ही वो चला गया, राइट। उनके लिए अब कॉन्स्पिरेटर्स के लिए डेंजर आएगा, क्योंकि जब लीडर के चला जाते हैं या आपका जो भी कमांडर्स लोग मर रहे हैं, उसके बाद तो आपके ऊपर खतरा आ सकता है, तो इसीलिए तीनों का कंपैरिजन यहाँ पे किया है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। आवर डीड्स आर डन, यहाँ पे जो देखो वही चीज बार बार किया, आवर डीड्स, डीड्स मतलब इनका होप का बात कर रहा है, ठीक है। ये लोग जिस होप से कॉन्स्पिरेसी किए थे, और ये लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे, ये लोग जो फाइट कर रहे थे, इनका जो कॉज था, कॉज, कॉज मतलब वो कारण, वो मकसद जिसके लिए वो लड़ रहे थे, वो मकसद चला गया। मकसद कैसे चला गया, क्योंकि हमारा एक बहुत अजीज दोस्त या दिल के पास वाला एक करीबी दोस्त और एक अच्छा लीडर चला गया, केशियस चला गया, तो हमारा जो मकसद था वो भी चला गया। आवर डीड्स आर डन, मिस्ट्रस्ट ऑफ माय सक्सेस हैज डन दिस डीड। हमें यहाँ पे पता है कि माय किसको बोला गया, तो वही स्पीकर का बात है, टिटिलस अपना बात कह रहा है कि यहाँ पे मेरा सक्सेस, मेरा सक्सेस अंडरलाइन, मेरा विक्ट्री, मेरा विक्ट्री हैड डन दिस डीड।
अभी देखो मेरा विक्ट्री का क्या हुआ, मिसट्रस्ट हुआ, तो मिसट्रस्ट मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। और अगर आपने मेरा पिछला सीन वगैरह आरटीसी वगैरह किया है, हमने इसी सीन से हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे थे, अगर नहीं किया तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको बैकड्रॉप सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम पूरे डेप्थ लेवल में जाते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम के बाद में कमेंट किया था ना, वैसे आप इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के बाद भी कमेंट करोगे, बोलोगे सर आपका एग्जैक्टली वैसा आया है। अभी क्या है, मुझे इसको कैची थंबनेल ज्यादा शोबाजी करने में मुझे शौक नहीं है, मुझे मजा नहीं आता है, वो सब ज्यादा वानबी लगता है, ज्यादा वानबी करने का दरकार नहीं है। पर क्वेश्चंस उसी के ही आएंगे, आपको खुद को पता चल जाएगा। और मैं क्यों इतना मतलब ऐसे कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, क्योंकि यार ये एक्सपीरियंस से है, हम आज से नहीं बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये एक्सपीरियंस पता चल जाता है कि यार एक फ्रेमवर्क के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। तो जो लोग भी इतना हवा बना के रखे ना कि 80 से 80 लाना है, 100 से 100 लाना है, 2 दिन में जान लगा तो मर जाओ भाई, क्योंकि सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई मुझे भी पता है, हमें खुद की सच्चाई तो अपने आप को पता होती है ना। अगर हमने साल भर जितना मेहनत किया है, हमें उतना ही मार्क्स मिलने वाला है। ये 2 दिन के अंदर अगर आपको कोई अमृत का घड़ा ला के पिला देगा, तो आप रट के, शायद रट के, पूरा गधा जैसा रट रट के शायद ही आप मार्क्स ला सकते हो, शायद, मगर नॉलेज नहीं मिलने वाला है भाई, आप वही गधे के गधे ही रहोगे। पार्डन माय लैंग्वेज, बट ये फैक्ट, ये मैं अपने लिए भी कहता हूँ। अगर मुझे ये चीज को आपको समझाना है, और मैं अगर मान लो कि मैं पूरा सारा रट के अगर आ जाऊं, तो उससे मेरा नॉलेज नहीं बढ़ेगा यार, उससे मैं ना एक हाई फाई गधा ही कहलाऊंगा खाली, क्योंकि यार मैं खाली रट के खाली बता रहा हूँ आपको। वैसा बिल्कुल मत करना। आप एग्जाम में कितना पैनिक हो जाते हो, देखिए आप ऐसे छोड़ के आ गए, बहुत लोग ऐसे को कंप्लीट नहीं किए। मैंने कहा था 2 पेन का इस्तेमाल मत करना, बहुत लोग एक पेन से लिखना, बहुत लोग 2 पेन से लिख के आ गए। भाई ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो कि बहुत सारे लोग ना आपको फालतू की चीज में बोलते हैं कि ये करना वो करना है, कोई दरकार नहीं है। बेसिक लेवल पे, सिंपल लेवल पे जाओ, जितना पढ़ा है उतना प्रैक्टिस करो, दे के आओ, काम खत्म। कोई जिंदगी का टेस्ट नहीं है भाई, एकदम क्लास 10 का बेसिक टेस्ट है, जहाँ पे एग्जामिनर का ये काम रहता है कि सबको पास करना है। कॉम्पिटेटिव लेवल पे अलग है कि वहां पे आपको फेल करना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं ये इसीलिए बीच बीच में आपको बोल रहा हूँ, ताकि आप फालतू में पैनिक मत करो। मैं आपको दिल से कुछ एडवाइस दे रहा हूँ, आप उसको एक बार फॉलो कर लो। नहीं हो, अगर नहीं ठीक लगे तो और भी यूट्यूबर से आप उनका भी देख लेना, जहां आपको ठीक लगे। कोई उसमें गिला शिकवा करने का दरकार नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पढ़ना है। चाहे आप मेरे से पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, या किधर से भी पढ़ो, आपका मेंटल वेलबींग, आपका हेल्थ, आपका पढ़ाई, ये जरूरी है। बस इतना ध्यान में रखना, चिल करना। एग्जाम टाइम है, बीच में घूमने भी जाना, चिल करना, खाना पीना खाना, एकदम बिंदास, फालतू का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया क्या लिखा, मिस्टर स्टॉक माय सक्सेस हैज डन दिस डीड। मेरा सक्सेस जो मिसअंडरस्टूड हो गया था, उसी की वजह से ये कांड हो गया है। ये दिस डीड मतलब क्या, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं। दिस डीड मतलब केशियस का, ये वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी यूट्यूब पे स्ट्राइक वाइक कुछ कुछ पंचायती कर देता है, तो ये सेल्फ हार्म, खुद को। तो ये जो केशियस ने किया, इसी चीज को रेफर किया गया है दिस डीड की वजह से। उसने अपने आप को मार दिया था, राइट? तो उसने जो अपने आप को मार दिया, ये डीड हुआ। ये डीड क्यों हुआ? क्योंकि उसका सक्सेस, किसका सक्सेस? टिटिनियस का सक्सेस को किसने मिसअंडरस्टूड किया? किसने मिसअंडरस्टूड किया? पिंडारस पर केशियस ने। क्लियर है? हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था कि उनके बीच में कैसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, और उसके ऊपर हमने एक बढ़िया सा आरटीसी भी किया था। चलो यहां तक समझ में आ गया, पूरा आरटीसी समझ में आ गया। अब देखते हैं, इसका करते हैं क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, आप इसको भी देख लो, सॉल्व करने का कोशिश करो। सारा राइट नहीं भी अगर हुआ, मैं बोल रहा हूं बहुत मेजॉरिटी आप राइट कर दोगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चंस। लेते हैं इसके रिलेटेड आरटीसी। मैंने आपको 16 मार्क का आरटीसी बना रखा है, और इसी तरीके से ये हमारा 13th नंबर आरटीसी है। कितना? 13th, और वो आरटीसी करेंगे। तो ये भी पूरा ऐसे पैटर्न रिलेटेड है, जो कि आपका 20 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला ऐसे पैटर्न का मिलेगा। 3 3 3 3 4, तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 16 मार्क डिवाइड होंगे, जिसमें से एक 4 मार्क का होगा और 4 3 मार्क के होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला, हु इज द स्पीकर? तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो हर एक पार्ट के लिए 1 मार्क है। ठीक है, हु इज द स्पीकर? तो यहाँ पे हमें पता है कि कौन है इसका स्पीकर। बताओ, हु इज द स्पीकर? द स्पीकर इज करेक्ट टिटिनियस। यहां तक क्लियर है? 1 मार्क मिल गया। सेकंड, हु इज प्रेजेंट अलोंग विद, मैंने खाली विद लिख दिया, ये है अलोंग विद। हु इज प्रेजेंट
along with the speaker, स्पीकर के साथ प्रेजेंट कौन है? सो आंसर बताओ, who is present along with the speaker? तो यहाँ पे who की जगह में बस नाम बता दो, who is present along with the speaker? yes correct। तो यहाँ पे हम who की जगह में क्या लिखेंगे? मिसला, मिसला is present along with the speaker। क्लियर है? एकदम इजी क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन इजी है मगर ये आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है, कितना जानना है, इसलिए मैं जानबूझ के पहला क्वेश्चन का 3 मार्क इसी रिलेटेड देता हूं ताकि ये स्किप ना हो जाए, आपको याद रहे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सीन? सीन का लोकेशन क्या है हमें एकदम इजीली पता है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सीन क्या है? बैटलफील्ड में है, बैटलफील्ड का सीन है और कहां पे हो रहा है? फिलिपी। यहां तक क्लियर है? इसको लिख कितना बार देना कि स्पेलिंग के साथ सारा चीज याद हो जाए। तो लिखना था सीन इज सेट एट अ बैटलफील्ड इन फिलिपी या एट अ बैटलफील्ड इन फिलिपी, जैसे भी करके लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 3 मार्क आपका मिल गया। क्लियर है? एकदम इजी, ज्यादा कुछ हार्ड इसमें है नहीं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हु इज रेफर्ड टू एज द सन ऑफ रोम? मैंने आपको कहा था कि यहां पे द सन ऑफ रोम किसको रेफर किया गया है? दैट इज करेक्ट, केशियस। तो यहां पे लिखना हु इज रेफर्ड टू एज द सन ऑफ रोम, नाम भी लिख सकते हो केशियस इज रेफर्ड टू एज द सन ऑफ रोम या फिर द सन ऑफ रोम इज रेफर्ड टू एज द केशियस। ठीक है, जैसे भी करके लिख सकते हो, इसका बहुत वैरायटी है, इसमें दिमाग में लगाना है। 1 मार्क मिल गया। व्हाट हैपेंड टू हिम? हमें यहां पे पता है कि केशियस को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू हिम, तो यहां पे लिख सकते हो केशियस किल्ड हिमसेल्फ, किल्ड हिमसेल्फ। क्लियर है? केशियस ने अपने आप को मार दिया। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस, यहां पे मैंने कहा था सन ऑफ रोम के साथ उसको तुलना किया गया है, दैट इज मेटाफोर। तो यहां पे लिखना मेटाफोर। क्लियर है? तो हम लोग यहां पे 6 मार्क कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मिस्टर्स मेंशन्ड बाय द स्पीकर। 3 मार्क, एक क्वेश्चन को 3 मार्क, मतलब कम से कम आपको 3 आइडिया या 3 सेंटेंसेस लिखना है, 3 लाइन नहीं, 3 सेंटेंसेस। पॉइंट में भी लिख सकते हो पर आंसर ज्यादातर प्रेफर करना कि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, व्हिच इज ग्रेट। 3 सेंटेंसेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सप्लेन द मिस्टर्स मेंशन्ड बाय द स्पीकर। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? हमारा टिटनस। तो टिटनस ने अपना एक मिस्टर्स के बारे में बताया, याद है, जिसको केशियस ने गलत इंटरप्रेट कर लिया था, उसी चीज को आपको मेंशन करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे? इसको 3 पॉइंट इसको बना के लेने कैसे लिखेंगे? सबसे पहला कि Cassius misunderstood the situation and concluded that his friend Titus is captured by enemy soldiers. But in reality, he was not captured by the enemy soldier, but he was congratulated by the allied soldiers. This misunderstanding leads to the death of Cassius, as he was very much disheartened and he was very sad about the fact that his friend Titus is captured by the enemy. 3 मार्क, 3 पॉइंट, 3 सेंटेंसेस, कहानी खत्म, मार्क हमें मिल गया। इसको अगर नोट डाउन करना है, स्लो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बैक जाना, रिकॉर्ड करके लिख लेना। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो हमारा 3 3 6 3 9 क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 भगवान टाइम करिए, ठीक है। ओके, थोड़ा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करते हैं। The speaker took a bold decision later. What was it? Why the speaker took such a decision? The speaker took a bold decision. Bold मतलब brave decision, बाद में लेता है, later। अगर आपने पढ़ा होगा ये प्ले को, ये सीन को, तो ठीक है, डायलॉग बोलने के बाद कुछ ही समय बाद अपने आप को, ठीक है, यही वो बोल्ड डिसीजन है। यार कितना खांसी होगा यार कसम से। तो उसने वो बोल्ड डिसीजन क्या लिया? अपने आप को मार देना। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे? Later, the speaker took a bold decision to end his life, या to kill himself, या to commit वो वर्ड। ठीक है, What was it? तो what was it में हमने यही एक्सप्लेन कर दिया है, देखो क्लियर है। 1 मार्क हमें मिल गया। सेकंड पार्ट, why the speaker took such a decision? तो ये वाला देखना, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन है और आपको 3 मार्क है। तो जहां पे कम इंफॉर्मेशन है समझना वो 1 मार्क का है, जहां ज्यादा लिख सकते हो वहां पे हमेशा 2 मार्क का वेटेज होगा, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया है जहां 2 मार्क का वेटेज होता है। द व्हाई द स्पीकर टुक सच अ डिसीजन, तो यहाँ पे कम से कम आपको 2 पॉइंट लिखना है। ठीक है,
क्या लिख सकते हैं? द स्पीकर मतलब कौन? टिटेनस के लिखना, टिटेनस वाज सो डिसहार्टेंड एंड वाज हार्टब्रोकन बाय द फैक्ट दैट केशियस इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, he decided to end his own life. Second one, out of grief and loyalty, he decided to end his life by the same sword that इसका मार्क हमें मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी तक 3 3 6 3 9 3 12 काम खत्म। लास्ट क्वेश्चन पे आते देखते हैं। What was the task assigned to the speaker by the listener? स्पीकर को टास्क दिया गया था लिसनर के द्वारा। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? यहाँ पे स्पीकर है टिटनस, बहुत बढ़िया। लिसनर कौन है? लिसनर हमने डिस्कस किया था, लिसनर है यहाँ पे मेस्ला, क्योंकि मेस्ला ही उसके साथ में था, राइट। तो यहाँ भी ये बोल रहा है कि मेस्ला ने क्या टास्क दिया था टिटनस को। एकदम इजी है, हमें पता है। उसने कहा था कि टिटनस को कि तुम जाओ पिंडारस को ढूंढो, ठीक है, क्लियर है। सो क्या है? व्हाट वाज द टास्क असाइन्ड टू द स्पीकर बाय द लिसनर? तो यहाँ पे लिखना, द टास्क व्हिच वाज असाइन्ड बाय द लिसनर टू द स्पीकर was to find Pindarus, full stop। क्लियर है? एक मार्क मिल गया, एकदम इजी, एकदम छोटा सा क्यूट सा। नेक्स्ट, why the listener left the speaker? लिसनर, अब लिसनर यहाँ कौन? बार बार मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ देखो, ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ। लिसनर ये, स्पीकर कौन? टिटनस। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, लिसनर ने क्यों छोड़ के गया टिटनस को? क्योंकि टिटनस को कुछ समय तक उसके बॉडी के पास में वहां पे छोड़ा गया और मेस्ला अपना काम करने को चला जाता है। जब वो लौट के आता है तो पता चलता है कि वो अपने आप को खत्म। बट यहाँ पे बोला गया है कि मेस्ला क्यों छोड़ के गया था? क्योंकि भाई मेस्ला को एक काम था। सो व्हाई द लिसनर लेफ्ट द स्पीकर? मेस्ला लेफ्ट द स्पीकर और टिटनस because he wanted to inform about the death of the Cassius to Brutus. Clear है? This was a crucial information which Messala needed to pass on or inform to Brutus as they were very close friends. Clear है? सिंपल है। 2 पॉइंट मांगा हमने, 2 पॉइंट इसको लिख दिया। यहाँ भी टास्क को समझाना था 4 मार्क में और यहाँ पे भी लिखना था। इसका मतलब ये पहला पार्ट को 2 मार्क था, ये पहला पार्ट 2 मार्क था। तो ये पहला पार्ट में जब 2 मार्क है, मैंने एक सेंटेंस बताया, दूसरा सेंटेंस और एक बना के लिख सकते हैं। एज पिंडारस कुड से और इन्फॉर्म देम और टेल देम अबाउट हाउ सीजर डाइड, ठीक है। वो वहां पे क्लोज था, उनके पास में लेफ्ट छोड़ के गए थे पिंडारस को, तो इसलिए पिंडारस को ढूंढने का टास्क था, क्योंकि पिंडारस ही बता सकता था कि केशियस का डेथ कैसे हुआ, क्योंकि वहां पे ऑन द स्पॉट कोई था नहीं, अभी चला गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। और यहाँ पे लिसनर ने क्यों छोड़ के गया? क्योंकि पहला तो उसको इन्फॉर्म करना जरूरी था, दूसरा वो दोनों बहुत क्लोज थे, तो इसलिए उनको इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। ये वाला हो गया 6 और ये वाला हो गया काम खत्म। लेकिन बहुत लोग फिर भी बोलेंगे अरे सर बड़ा इजी था, ये तो हमने कर दिया। या कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कुछ बोनस क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन लिखो और ये आप ही लिखो, आप ही सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर कैसा है, ठीक है। इसको नीचे लिखेंगे कैसे, मैं बता दूं। इसके लिए कुछ बोनस क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन लिख लो क्या कि एक्सप्लेन हाउ केशियस वाज कंपेयर्ड टू द सन ऑफ रोम। 3 मार्क समझ के बोनस क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना। इसका दूसरा बोनस क्वेश्चन लिखना क्या कि व्हाई द स्पीकर सेड दैट आवर डीड्स आर डन। सिंपल, स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि उनका डेज हो चुका, डन हो चुका। एक्सप्लेन, 3 मार्कर क्वेश्चन। तो बोनस क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिया, वो 2 क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं बताना। अगर आता है वेल एंड फाइन, नहीं आता है सीख के जाओगे और आप कुछ नया क्वेश्चन पे आंसर भी बनाओगे। इसको आप कमेंट सेक्शन पे टाइप कर देना अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको पता हो। नहीं पता है तो नोटबुक में इसको जब लिखते रहोगे सारा चीज को, ये 2 क्वेश्चन भी ऐड कर देना। क्लियर है, समझ में आया? एग्जामिनेशन के लिए बहुत क्रूशियल है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आरटीसी पे। अब ये है आरटीसी नंबर 2। तो आरटीसी नंबर 2 में इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन करने का है नहीं, डायरेक्ट हम आरटीसी पे आते हैं और देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। अगर इसका आंसर आपको पता चल रहा है और सारा का सारा आंसर आप बता दे रहे हो, मतलब फिक्र की कोई बात नहीं है, आपका प्रिपरेशन एकदम झकास से भी ऊपर लेवल का चल रहा है, ठीक है। चलो, और जिनका नहीं पता है, जो नहीं नोट कर पा रहे हैं ये किसने कहा, क्या कहा और इसके क्वेश्चन रिलेटेड क्या है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे लिखा है, पहले लाइन पढ़ लेते हैं। द गॉड्स डिफेंड हिम फ्रॉम सो ग्रेट अ शेम, व्हेन यू डू फाइंड हिम और अलाइव और डेड ही विल बी फाउंड लाइक हिमसेल्फ। अब ये वाला लाइन एकदम इजी है, इसी के रिलेटेड, इसी से 2 लाइन के रिलेटेड में मैंने आपके लिए 16 मार्क का एक क्वेश्चन अपने हाथों से बना के लाया है। तो देखते हैं इसको आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन 3 मार्क का है, इसमें 3 पार्ट है, 1,
2 3। अगेन हमारा ट्रेडिशन है कि पहला पार्ट हमेशा इजी होना चाहिए ताकि हमें उसका बेसिक इंफॉर्मेशन पता चले। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द स्पीकर। तो हमें यहाँ पे पता है ये कहा गया है कौन सा एक्ट में, ये कहा गया है, मैंने पिछले बार में भी कहा, ये था एक्ट 5 सीन 4। एक्ट 5 सीन 3 में क्या होता है, केशियस का डेथ होता है, क्लियर है। अब केशियस का डेथ जब होता है तो एक्ट 5 सीन 4 में यहाँ पे एक कोशिश किया जाता है ब्रूटस को बचाने का, और वो कोशिश करता कौन है, वो कोशिश करता है लुशिलियस। लुशिलियस कंफ्यूज मत होना विद लूशियस, लूशियस एक अलग कैरेक्टर है, लुशिलियस एक कमांडर है, एक इंपॉर्टेंट सोल्जर है, ठीक है। सो लुशिलियस ये डिसीजन लेता है कि मैं ब्रूटस को बचाऊंगा, तो उसने ये लाइन कहा। अब उसके ये लाइन कहा तो यहाँ पे होगा हु इज द स्पीकर, तो हमारा आंसर हो जाएगा लुशिलियस इज द स्पीकर, एक मार्क मिल गया। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सीन, द सीन इज लोकेटेड और द सीन इज लोकेटेड एट battlefield in Philippi या simple battlefield Philippi या the scene is set in a battlefield of Philippi, जो भी लिख सकते हो, जैसे भी लिख सकते हो, बस दो वर्ड मत भूलना, battlefield और Philippi, that's it, ठीक है। ये दो वर्ड मत भूलना, वरना उसके आगे पीछे सजा के जैसे भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आंसर लिखने का बहुत वैरायटी है, उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियरली समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हिच सर्कमस्टांसेस द अबव लाइन्स वर सेड। ये भी एक मार्क का है, तो हमें बस एक लाइन को बताना है। और अगर आपने मेरा पिछला वाला सीन, हम लोग जो पिछले आरटीसी जो हमने किया था, अगर आपने वो देखा है देन आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने एक्ट 5 सीन 4 रिलेटेड एक आरटीसी कर रखा है, राइट। उस एक्ट 5 सीन 4 में क्या हो रहा था, इसका बैकड्रॉप, यहाँ पे लुशिलियस आता है और लुशिलियस प्रिटेंड करता है कि वो ब्रूटस है, और वो एनिमी के आगे सरेंडर करने से मना कर देता है। जब एनिमी के आगे सरेंडर करने से मना कर देता है, फाइनली वो तो लास्ट में अरेस्ट हो जाता है, बट वो फाइट करने का कोशिश करता है और वो हारना नहीं चाहता। ब्रेव, अपना वॉरियर ये चीज दिखाया है। तो यहाँ पे जब उसके सोल्जर लोग, एनिमी सोल्जर लोग उसको घेरे रहते हैं, तब वो ये लाइन कहता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अंडर व्हिच सर्कमस्टांसेस द अबव लाइन्स वर सेड, यहां से लिखना द अबव लाइन्स वर सेड by Lucilius when he was surrounded by enemy soldiers। और इसका एक वैरायटी क्या है, the above lines were said when Lucilius was surrounded by enemy soldier while he was pretending to be Brutus in order to save him। दो वैरायटी बताया, जो अच्छा लगा आप लिख लेना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे 3 का 3 मार्क मिल चुका, एकदम बढ़िया से दांत दिखाते हुए जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज रेफर्ड टू एज हिम इन द अबव लाइन। यहाँ पे कहा गया ना द गॉड्स डिफेंड हिम, तो यहाँ पे ये हिम, ये कौन है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ब्रूटस के बारे में। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हमें समझ में आया। मैंने ब्रूटस ऊपर लिख दिया, नहीं दिख रहा है स्क्रीन में, तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा नीचे ब्रूटस। यहाँ तक क्लियर है, मैंने सिर्फ ब्रू लिख दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हु इज रेफर्ड टू एज हिम इन द अबव लाइन, तो लिखना ब्रूटस इज रेफर्ड टू एज हिम इन द अबव लाइन, एक मार्क मिल गया। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है, और ये है 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्राइब द ग्रेट शेम, यहाँ पे कहा गया ना भगवान बचाएगा उसे, किसे, ब्रूटस को, किस चीज से बचाएगा, फ्रॉम सो ग्रेटर शेम, फ्रॉम सच अ बड़ा बेइज्जती, सच ए बड़ा शर्मिंदगी, बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है ना, तो उस शर्मिंदगी से भगवान उसे बचाएगा, वो कह रहा है। अब ये शर्मिंदगी क्या है, ये शर्मिंदगी है अरेस्ट होना, या फिर डिटेन होना, या फिर इम्प्रिजन्ड होना। तो रोमन्स के लिए ज्यादा चीज ये होता है, उनका ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फनी चीज बताऊं, एक इंटरेस्टिंग चीज आपके हिस्ट्री में भी काम आएगा, आपने देखा भी होगा। जापानीज लोग ना जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ये ज्यादा हुआ था, तो वहां समुराई कल्चर में एक चीज फेमस होता है, उनके पास में एक तलवार होता है छोटा सा। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यादातर ये देखा गया था, जब वर्ल्ड वॉर 2 में जो कमांडर होते थे, जो भी जापानीज आर्मी के कमांडर, उनको हार के वापस आना मतलब मौत के समान। तो वहां पे मान लो एक कमांडर है, जापानीज कमांडर, अगर वो एक पर्टिकुलर फ्रंट में हार गया, या उसके सोल्जर लोग दौड़ के वापस आ गए, भाग गए, तो उनके ऑफिसर के पास में उसको कटाना कहते हैं, बड़ा सा समुराई सोर्ड, वो कटाना रहता था, और उसमें वो सबको बिहेड कर देते थे। किसको, वो सोल्जर लोगों को जो लोग कि वहां से लौट के आते थे, उनके छोटे छोटे रैंक के सोल्जर्स। और अगर कमांडर भी डर के वापस आ गया, या अगर वो हार गया, तो तब आता था एक प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है पता है, उसमें उनके पास वो जो कटाना रहता था, मैं इसे साइड से दिखा रहा हूँ ना, वो लोग ऐसे गो डाउन करते थे और उस कटाना को लेके उसको डाल देते थे। इस प्रोसेस को कहते थे हाराकिरी।
हाराकिरी। यू नो व्हाट इज हाराकिरी? उन लोग तो हाराकिरी का मतलब ये होता था कि उन लोग ऑनर को चूज किए, रेस्पेक्ट को चूज किए रादर देन जिल्लत। तो जो ब्रेव वॉरियर होता है वो हमेशा ऑनर, सम्मान, रेस्पेक्ट को चूज करता है रेदर देन ऐसे फरीब का जिंदगी, रेदर देन हार। मरना पसंद है, हारना नहीं। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो वैसे ही उसी को ग्रेट शेम कहा गया। तो इसको लिखेंगे कैसे? डिस्क्राइब द ग्रेट शेम। तो यहां पे लिखना अकॉर्डिंग टू लुसिलियस द ग्रेट शेम इज रेफर्ड टू बीइंग कैप्चर्ड अलाइव बाय द एनिमी सोल्जर। 2 पॉइंट तो 2 मार्क लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस लिखेंगे here Lucilius also said that Brutus would like to die honorably rather than being imprisoned by the enemy dishonorably. फुल स्टॉप। क्लियर है, समझ आ गया? 2 पॉइंट का 2 पॉइंट क्लियर हो गया। 3 6 मार्क का काम हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ब्रेवरी ऑफ स्पीकर। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? यहाँ पे स्पीकर है लुसिलियस। लुसिलियस का बहादुरी को बताना है और बहादुरी को बताने के लिए 3 पॉइंट है। तो इसको हमने पिछला क्वेश्चन में डिस्कस तो किया ही था क्योंकि इस सीन का हाईलाइट ही यही है। इस सीन का हाईलाइट ही यही है कि यहाँ पे लुसिलियस बहादुरी दिखाता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो आपने उसको जो किया होगा वही आंसर लिखना है। ये वाला मैं रिपीट नहीं कर रहा दोबारा। क्लियर है? आपने उसको नोट डाउन किया होगा, हमने उसको डिस्कशन किया है। सो ये वाला क्वेश्चन सॉर्ट आउट है। मैं बस ये देख रहा हूं कि कितने लोग उसको किए हैं और इसको आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे समझ में आया ना? 3 मार्क है तो 3 सेंटेंसेस लिखना है। चलो, What happened to the speaker just after the above lines were said? ये लाइन बोलने के बाद में स्पीकर को क्या हुआ? कुछ समय बाद। तो लिखना just after the above lines were said, the speaker ब्रैकेट में लिखना Lucilius was taken prisoner by enemy soldiers। जो भी वैरायटी मिले आपको लिख सकते हो, है ना? यहाँ तक ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करना है, 2 मार्क पूछा है हमें, तो 1 पॉइंट और ऐड कर देंगे। वहां पे हम लिखेंगे Mark Antony has strictly advised or has strictly ordered his soldiers to keep Lucilius alive. क्लियर है? समझ में आ गया? 2 पॉइंट 2 मार्क, कहानी खत्म। नेक्स्ट है why that enemy took such a decision। इसका डिसीजन क्या था? उसको इम्प्रिजन करना, उसको प्रिजन में रखना, उसको अरेस्ट करना, उसको किल करना नहीं। तो उसने क्यों इम्प्रिजन करना चाहा और किल करना नहीं? आपको पूछा गया why, तो इस why पे आपको 2 पॉइंट लिखना है। तो जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे लिखेंगे कि why the enemy took such a decision regarding the speaker। तो यहाँ पे लिखना and Mark Antony decided to imprison Lucilius because he admired the loyalty and courage of Lucilius। Full stop। He considered the bravery of Lucilius to be a rare example of Roman bravery। मार्क मिल गया। चलो क्लियर है, समझ में आया? 2 पॉइंट क्लियर है। तो हमें यहाँ पे 4 मार्क मिल चुका। 3 3 6 3 9 4 13। लास्ट क्वेश्चन बचा है द स्पीकर एप्रिशिएटेड द सैक्रिफाइस ऑफ द ब्रेव वॉरियर। ठीक है, क्या बोला? द स्पीकर एप्रिशिएट किया क्या चीज को? सैक्रिफाइस को, मतलब बलिदान, कुर्बानी किसका? ऑफ अ बहादुर लड़ाकू या बहादुर सिपाही या बहादुर योद्धा या बहादुर वॉरियर। कौन था वो बहादुर वॉरियर? नेम द वॉरियर। अगर ये सीन आपने पढ़ा है और अगर आपको याद है तो कौन था वो बहादुर वॉरियर? ये था यंग कैटो। याद है? यंग कैटो को अप्रिशिएट करता है कि तुम भी बहुत बहादुरी से मरे हो। हाउ द स्पीकर अप्रिशिएटेड द ब्रेव वॉरियर। अब ये वाला के लिए 1 मार्क है तो ये वाला के लिए 2 मार्क है, तो कम से कम अपने को इधर 2 पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे लिखना Lucilius appreciated the bravery of young Cato and said that young Cato died like a true soldier। Full stop। He chose to fight and die rather than to surrender in front of enemies। तीसरा पॉइंट ऐसे लिखना He also said that young Cato is truly suitable to be called as the son of Cato। कौन सा Cato? Cato of Utica। कैट ऑफ यूटिका के बारे में हम लोग उसको डिस्कस किए थे पिछला वीडियो में, याद है कि उसके फादर को कैट ऑफ यूटिका क्यों कहा गया था, कैसे कहा गया था, उसके ऊपर वीडियो को देख लेना, आपको समझ में इजीली आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? एकदम बढ़िया से इजी। तो ये वाला हम लोग इसको ऐसे ही डील करेंगे और यहाँ पे ये वाला का क्वेश्चन भी काम हो गया। सो हम लोग का 14th नंबर आरटीसी होता है खत्म।
जो लोग भी अभी नए आए हैं और इसको नहीं जानते, मैंने आपके एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली सिलेक्टेड आरटीसी लेके आया हूं, और वो सिलेक्टेड आरटीसी आपको आने वाले एग्जामिनेशन, अब जो आपका सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन है इंग्लिश लिटरेचर, उसमें जरूर काम आएगा। जो लोग अभी पोएट्री के लिए भी वीडियो खोज रहे हैं या देख रहे हैं, मैंने एक पोएट्री के ऊपर भी वन शॉट वीडियो बना रखा है, उसको भी जाके देख लीजिए। मैं आपको पर्सनल गारंटी दे रहा हूं, एक बार वो 2 वीडियो आप अगर देख लोगे, जितने सारे भी मैंने एमसीक्यूज और जितने सारे आरटीसीज कराए हैं, अभी तक हमने 14 आरटीसी कर रखे हैं, ये सारे 14 आरटीसी बस आप करके जाओ, उसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अभी कुछ दिनों में मैं और भी मटेरियल ला रहा हूँ ताकि आपको काम हो जाएगा, बस आप उतना करके जाओ। लास्ट टाइम का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का तीसरा वीडियो आया है, तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं, और ये तीसरा पार्ट में हम तीसरा आरटीसी कर रहे हैं। ये हमारा 15th नंबर ऑफ आरटीसी है, और इन्हीं आरटीसी में से ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। सो ये 15th नंबर आरटीसी एक्ट 5 सीन 5 से है, ठीक है? कितना? एक्ट 5 सीन 5। अभी तक हमने कितना कर लिया? एक्ट 5 सीन 3 से 1, सीन 4 से 1। ये आज का वीडियो का बता रहा हूं, इससे पहले हमने 12 आरटीसी कर रखे हैं। सो आज का जो 3 आरटीसी है वो एक्ट 5 सीन 3, सीन 4 और अभी करेंगे सीन 5 से, ठीक है? तो चलो फटाफट एक बार इसको देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक बार आरटीसी में देखते हैं। लिखा है हिज लाइफ वाज जेंटल and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world this was a man। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो देखो, हिज लाइफ। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे जान लो कि यहाँ पे स्पीकर है कौन। ये जो लाइन इसने कहा, ये सीन का एकदम एंड में कहा गया था, और ये किसने कहा? ये कहा मार्क एंटनी ने। सो मार्क एंटनी ने ये लाइन कहा था, यहाँ तक ठीक है? सो मार्क एंटनी हैज सेड द अबव लाइन, यहाँ तक क्लियर है? उसने क्या बोला? हिज लाइफ। यहाँ पे हिज किसको रेफर किया गया है? यहाँ पे हिज ब्रूटस को रेफर किया गया है, क्लियर है? ब्रूटस के बारे में बोल रहे हैं क्या? हिज लाइफ वाज जेंटल, वो बहुत काइंडली जेंटल वे में अपना लाइफ को उसने गुजारा। एंड द एलिमेंट्स सो मिक्स्ड इन हिम, हिम मतलब कौन? वही ब्रूटस। और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? द एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? नेचर के एलिमेंट्स। सो यहाँ पे ये बोला गया है कि नेचर के 4 एलिमेंट्स होते हैं, और वो 4 एलिमेंट्स मिक्स होते हैं और वो फॉर्म होते हैं ह्यूमन बीइंग। सो एक ह्यूमन बीइंग को फॉर्म करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है? नेचर के वो 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है एयर, एक है वाटर, एक है फायर और एक है अर्थ। यहां तक ठीक है? सो एयर, वाटर, फायर और अर्थ, ये 4 चीज मिलकर एक इंसान को बनाते हैं, और यही 4 चीज इसमें मिक्स था, और बहुत बैलेंस तरीके से था। क्योंकि बैलेंस तरीके से ये नेचर अगर आप में है, इसका मतलब ये है कि आप एक परफेक्ट और एक बैलेंस्ड इंसान है, और आप अपने सारे डिसीजन अच्छे तरीके से लेंगे, और आप बहुत मतलब काम एंड कंपोज्ड और बैलेंस्ड पर्सन कहलाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज का क्या आ गया है? एंड दैट नेचर माइट स्टैंड अप। और क्या बोला गया? देखो, सो मिक्स्ड इन हिम, इस तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से नेचर के एलिमेंट्स उसमें हैं, उसमें शामिल हैं, किसमें? ब्रूटस में, कि दैट नेचर माइट स्टैंड अप। तो देखो यहाँ पे नेचर को बोल रहा है कि इट माइट स्टैंड अप, कि नेचर भी खड़ा हो जाए। सो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर लिया हमने, क्या है? दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस आप कह सकते हैं। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे नॉन लिविंग को एक लिविंग क्वालिटी दिया जाता है, क्लियर है? व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन अ लिविंग बीइंग क्वालिटी, या गिवन अ क्वालिटी ऑफ अ लिविंग बीइंग, क्लियर है? हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर रखा है। सो यहाँ पे बोला है कि नेचर भी खड़ा उठे और कहे, एंड से टू ऑल द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को वो ऐलान कर दे नेचर, और कहे क्या? कि दिस वॉज अ मैन, कि ये एक इंसान था। कैसा इंसान था? दिस वॉज अ मैन। तो वहां पे वो परफेक्ट मैन का बात कर रहा है। सो यहाँ पे जब वो कह रहा है कि दिस वॉज अ मैन, तो दिस वॉज अ मैन मतलब किस तरीके का मैन? मतलब दिस वॉज अ परफेक्ट मैन। क्यों वो परफेक्ट मैन था? मतलब बोनस क्वेश्चन में मैं दे दूंगा कि व्हाई अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाई ही वाज और हु वाज अ परफेक्ट मैन एंड व्हाई एक्सप्लेन। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये चीज को, ठीक है? चलो, तो अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन है, क्या है, कैसा है, और हम लोग का ट्रेडिशन हम लोग कंप्लीट करते हुए कि पहला क्वेश्चन एकदम इजी रहता है। क्या है? हु इज द स्पीकर? हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि कौन? मार्क एंटनी इज द स्पीकर, क्लियर है? व्हाट इज द लोकेशन? हम लोग यहाँ पे जानते हैं द सीन इज सेट इन द बैटलफील्ड ऑफ फिलिपी, क्लियर है? और भी वैरायटी में भी लिख सकते हैं, 2 मार्क मिल गया। हु ऑल आर प्रेजेंट अलोंग विद द स्पीकर?
ये वाला आंसर लिखेंगे कि अलोंग विद द स्पीकर ब्रैकेट में मार्क एंटनी देयर वर ऑक्टेवियस सीजर, लुशिलियस, स्ट्रैटो एंड मेसला एंड अदर सोल्जर्स या अदर यंग सोल्जर्स, ऑल दे वर प्रेजेंट अलोंग विद द स्पीकर। आगे पीछे करके इसको लिख देना। समझ में आ गया? तो हमारा पहला क्वेश्चन में हमें 3 मार्क आराम से मिल चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर हुज लाइफ वाज जेंटल, हुज लाइफ, तो ऑब्वियसली यहां पे ब्रूटस के बारे में बात किया गया है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ब्रूटस's लाइफ वाज जेंटल। क्लियर है? 1 मार्क मिल गया। नेक्स्ट, हाउ द स्पीकर वाज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमीज, ये चीज का है 2 मार्क। देखो ये वाला एक इंफॉर्मेशन था तो 1 मार्क, आपको वहीं ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा कितना पॉइंट्स लिखना है और सेंटेंसेस में मुझे एक्सप्रेस करना है। तो ये वाला लिखा है कि हाउ द स्पीकर, यहाँ पे आपको पूछा है कि हाउ द पर्सन वाज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमी। यहाँ पे मार्क एंटनी ने क्लियरली कहा था कि जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे उन सब कॉन्स्पिरेटर्स में सबसे अलग था ब्रूटस। उसके पीछे का रीजन क्या है कि ब्रूटस ने अपना कोई पर्सनल स्वार्थ की वजह से ये बैटल ऐसा नहीं लड़ा या जूलियस सीजर को नहीं मारा, तो उसने ये काम इसीलिए किया क्योंकि वो रोम का भलाई चाहता था, जबकि बाकी कॉन्स्पिरेटर्स थे वो लोग अपने पर्सनल ग्रीड, पर्सनल रिवेंज और जेलसी के कारण जूलियस सीजर को मारे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसका आंसर लिखेंगे Brutus was different from the rest of the conspirators in the following manner. Bit number 1. Brutus joined the conspiracy for the betterment of Rome. Brutus did not kill Julius Caesar for his personal benefit. In order to gain something personally, he did so, or he joined the conspiracy for the betterment of Rome. But the other conspirators joined the conspiracy, or they were involved in the conspiracy because they were jealous of Julius Caesar. Other conspirators except Brutus, they entered into this conspiracy because they were jealous or greedy or for their personal benefit। सजा के इसको लिख देना, काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? 3 मार्क हमें यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट, गिव मीनिंग ऑफ द एलिमेंट्स। तो द एलिमेंट्स के ऊपर में अपने को मीनिंग देना है। दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द एलिमेंट। ये क्वेश्चन में देखना है 2 पार्ट में डिवाइडेड है और ये 4 मार्क है, तो ये एज्यूम करके चलना कि मीनिंग आपको 2 मार्क का पूछा है और सेकंड पार्ट आपका 2 मार्क का पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिव मीनिंग ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखना द पहला पॉइंट, द एलिमेंट रेफर्स टू द 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ नेचर, फुल स्टॉप। सेकंड चीज ये लिखना, द 4 बेसिक कंपोनेंट्स आर एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख देना कि अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द 4 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट और फॉर्म ए ह्यूमन बीइंग। क्लियर है? समझ में आ गया? 2 पॉइंट लिखना था, हमने 3 डिस्कस कर लिया, तो ये वाला भी पहला वाला काम हो गया। व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द एलिमेंट्स, यहां पे इसने कहा द 4 एलिमेंट्स दे आर मिक्स्ड इन सच अ वे दैट इट क्रिएट्स द बेसिक नेचर ऑफ अ ह्यूमन। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द एलिमेंट्स। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि द स्पीकर सेड अबाउट द एलिमेंट दैट द 4 बेसिक एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ ह्यूमन बीइंग। The 4 basic elements are blended or mixed in Brutus in such a way that it make him a perfect human। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग को इसी तरीके से इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्व हो गया। 3 3 6 4 6 4 10 मार्क का हम लोग का हो चुका। अब 6 मार्क बचा, देखते हैं। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड, हमने इसको डिस्कस किया था, ये है पर्सोनिफिकेशन, और इसको समझने में पहला का 1 मार्क है। सेकंड पार्ट इससे 2 मार्क होगा क्योंकि टोटल हमारा 3 है। यहां पे लिखेंगे व्हाट द नेचर वुड से, तो सिंपल लिखना, द नेचर वुड से रिगार्डिंग ब्रूटस दैट ही वाज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, फुल स्टॉप। सेकंड लाइन में लिखना व्हाई, तो यहां पे लिखना नेचर वुड सेड सो बिकॉज़ ब्रूटस हैज सम प्रीशियस क्वालिटी लाइक लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड लव फॉर इट्स नेशन which turns out to be a perfect blend of the 4 elements of nature, that is air, fire, water and earth। ठीक है? So the blend of the 4 elements constitute a perfect human being which can be seen in Brutus। बात करो ऐसे बना के इसको लिख देना यार, इसको जब बना सकते हैं ना, इसको बना के भी इसका आंसर क्रिएट हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है? इसीलिए मैं इसको लिखवाता नहीं हूँ, क्योंकि लिखवा के आप रटोगे, आप ऐसे लिख सकते हो यार 300 वर्ड्स के, तो ये तो कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। आपको बस मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है पता है? मेन प्रॉब्लम है आपको अंडरस्टैंड करने में, इसको समझने में। आप एक बार आरटीसी के अंदर बाहर ऊपर नीचे समझ लोगे ना, देन बड़ा आसान है, वरना मेरे लिए भी तो ये आसान होता, एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता,
लिखने में बताने में आसान होता कि मैं यहाँ पे बस इंग्लिश में को ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ और मैं बस इसको ऊपर ऊपर से मीनिंग बता दे रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ और इसमें मैं फैंसी वर्ड यूज कर दे रहा हूँ जैसे सिंबॉलिक डिवाइसेस एंड फलाना एंड ढिमकाना एंड अदर प्लस वन, तो उसमें कुछ फायदा नहीं देगा, ठीक है। ऐसे इस चैप्टर को डील नहीं करते, इसको समझना पड़ेगा। आप लिटरेचर जितना अच्छा से समझोगे ना उतना परफेक्ट ह्यूमन बीइंग आप बनोगे, इतना याद रखना, ठीक है। तो इसलिए इतना पागल मत हो जाना मार्क्स के पीछे, एक बार आप समझ के तो जाओ, एक बार मैंने जितना आरटीसी करा है उतना एक बार करके तो जाओ, देखना उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, कहां से आएगा, बनेगा भी कहां से, ठीक है। सो इसलिए फालतू का स्ट्रेस मत लेना। यहाँ पे ऑनलाइन में आप जितना भी जगह देखोगे ना फालतू में हवा फालतू का बना के रखें कि क्लास 10 है, ये है, वो है, फट जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, एकदम रिलैक्स। एक छोटा सा एग्जाम है, आपके लिए न्यू क्यों है, क्योंकि आप इस एज में हो ना जहाँ पे सोसाइटी और आसपास के लोग इतना इसका हवा बना के रखे हैं। बट आप बताओ कि पहला एग्जामिनेशन आपने दे रखा, पहला पेपर उतना हार्ड लगा जितना कि उसका माहौल और एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में रियलिटी में जब देखा जाए पेपर्स उतना हार्ड अनफ नहीं होता, उतना मतलब डिफिकल्ट लेवल का नहीं होता। आपके क्लास 10 के स्टैंडर्ड लेवल का ही पेपर्स बनाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इसको सॉल्व कर सकें। ऐसा पेपर वो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे जहां पे उनको लगेगा कि आप इस पेपर को सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए इतना फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ये है हमारा 15th आरटीसी, टोटल इसको कर लेना, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, बाहर से कहीं से भी नहीं आएंगे, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते क्या है। नेम द 3 पर्सन हु हैड टर्न डाउन द प्ली ऑफ द मैन। तो यहाँ पे द मैन किसका कहा गया है? ब्रूटस। तो यहाँ पे ब्रूटस का प्ली मतलब क्या? रिक्वेस्ट। तो ब्रूटस का एक रिक्वेस्ट इसने किया था और उसको टर्न डाउन कर दिया गया। टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट। अब याद है, थोड़ा थोड़ा इसको सिमिलर लग रहा होगा अगर आपने पुराना आरटीसी मेरा किया है तो यहाँ पे ब्रूटस का प्ली या रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया था, किसके द्वारा? 3 पर्सन द्वारा। तो आपको क्या करना है, आप लोग को उसका नाम बताना है। अगर आपने उसका किया है तो आराम से उसका नाम बता दीजिए, एकदम इजी है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द बैटल। समझ में आया? पर बैटल का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? आपको 2 लाइन लिखना है, 2 पॉइंट इसको आराम से लिखोगे कि यहाँ पे मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस ये लोग जीत जाते हैं और रोम में इनका टोटल कंट्रोल हो जाता है। इसको फ्रेम करके अपने से लिख देना, अपना यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन कर देना, ये वाला हो गया, कहानी खत्म। सो आई होप आज आपको थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, अभी आए हैं, ये पहला वीडियो है, सो आप इस चैनल को कर दीजिएगा एक बार सब्सक्राइब, ताकि आपको एग्जामिनेशन के समय में ऐसे वीडियोस जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन पे उसको डालते रहिए ताकि हम कनेक्ट होते रहें और हमें पता चलते रहे। मेरे को जानना होता है कि आपको जनरली क्या डाउट हो रहा है और मैं किस तरीके से आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। अभी स्टोरीज और उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा मन नहीं है बट बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं बोल के मैं सोच रहा हूँ कि स्टोरी के ऊपर भी एक वीडियो मैं बना दूँ, क्योंकि मेरे को पोइट्री के ऊपर बनाना था क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा टेढ़ा लगता है, तो इसलिए पोइट्री के ऊपर भी मैंने बना दिया है, जाके उसको भी चेक कर लीजिएगा। एकदम इजी वे पे, सॉर्टेड आउट वे पे बनाया गया और आपका फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव आया है उस चीज को लेके और वो चीज मैं देखते रहता हूँ, ठीक है। सो ये वाला अपना 15 आरटीसी, एक नहीं दो नहीं 15 आरटीसी 16 मार्क्स ईच। एक तो मैंने एक्स्ट्रा भी कर दिया होगा, इतना हमने कर रखा है, इसके बाहर से बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो अभी आप फालतू में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पूरा रात भर जाग के मतलब भयानक वन शॉट वीडियो देखेंगे तो उतना दरकार है, आपके दिमाग में फालतू का एक्स्ट्रा स्ट्रेस बढ़ेगा और परफॉर्मेंस एकदम जीरो हो जाएगा। तो आपने पढ़ा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं वो मैटर करता है और उसके लिए थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। अगर भी आप नहीं किए हो कोई टेंशन का बात नहीं है, मैंने आपके लिए आरटीसीज लाए थे। कितने आरटीसी कर रखे हैं? 15। उसको बस आप कर लोगे ना तो पूरा ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि पूरा सीन कवर हो जाएगा उसमें, क्लियर है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसको चेक कर लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, आराम से पढ़िए। आपका पहला एग्जाम कैसा इजी गया था वैसा ये भी एग्जाम जाएगा और मैं पहले से बता रहा हूँ ये एग्जाम भी सुपर सुपर इजी होने वाला है, एकदम इजी। अगर पढ़े हो तो फिर मत बोलना अरे इजी नहीं हार्ड आया था, क्या बात कर रहा है। नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से इजी होगा, राइट। साल भर का मेहनत याद है जो किए हैं और थोड़ा सा भी अगर आपने किया है, ये पेपर फिर से बोल रहा हूँ बहुत इजी जाएगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में देख के आपको स्माइल आता रहेगा। देखना एक चीज याद रखना कि यार ये क्वेश्चन अच्छा हुआ सर ने कराया था और यही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए,
बिंदास एकदम रिलैक्स हो गए। ठीक है, चलो।